नाज़रीन आदाब, मैं अजीज बरनी हाजिर खिदमत हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है वो है कांग्रेस का रायपुर छत्तीसगढ़ अधिवेशन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला मौका है जब एक बड़े मंच से कांग्रेस को अपने एजेंडे को सामने रखने का मौका होगा, जहां उसके हजारों कार्यकर्ता ही मौजूद नहीं होंगे, बल्कि देश भर की निगाहें कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन की तरफ है। हमारी कोई दिलचस्पी नहीं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं कि पीसीसी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, हमारी यह भी दिलचस्पी नहीं कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरीज में, महासचिवों में क्या फेरबदल होगी, किनको मौका मिलेगा, कौन नए शामिल होंगे, कौन पुराने हटाए जाएंगे। हमारी अगर कोई दिलचस्पी है तो ये कि कांग्रेस पार्टी अपने इस अधिवेशन में अपना नेशनल एजेंडा क्या सामने रखने जा रही है, किन राष्ट्रीय मुद्दों पर वो बात करने जा रही है और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस मंच से क्या संदेश देना जा रही है। जहां तक मैं समझता हूं, तीन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस को अपनी राय रखना चाहिए, अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। नंबर एक, गौतम अडानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह गौतम अडानी का आर्थिक साम्राज्य बिखरता नजर आ रहा है, ये सिर्फ अडानी तक महदूद है या देश की आर्थिक स्थिति पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। नंबर दो, कांग्रेस और मुसलमान, हिंदुस्तान और मुसलमान। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक हिंदुस्तान में मुसलमान मुख्य धारा में रहा है, लेकिन आज कहीं न कहीं वो हाशिए पर नजर आता है। इसकी वजह क्या है, कांग्रेस को सोचना है। कैसे वो मुख्य धारा में आए, ये भी कांग्रेस को सोचना है, इसलिए कि सबसे ज्यादा कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वही एक नेशनल लेवल पर सेकुलर पार्टी है। तीसरा इशू जिसे मैं चाहता हूं कि अधिवेशन में कांग्रेस अपने एजेंडे में शामिल करे, वो है संविधान और हिंदुस्तान। जिस तरह आज देश भर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो चिंता का विषय है, बहुत अफसोसनाक है। ये संविधान कांग्रेस के दौर में बना, वजूद में आया, कांग्रेस की जिम्मेदारी है इसकी रक्षा करना। मैं इन तीनों मौजूआत पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने कहा था, मेरा पहला पॉइंट है गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। क्या है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, आम जनता ये नहीं जानती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया। आज वो चौथे स्थान से खसककर 33वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये भी कब तक बाकी रहेगा? क्या गौतम अडानी का आर्थिक नुकसान सिर्फ गौतम अडानी का नुकसान है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पे भी इसका असर पड़ेगा? क्या हिंदुस्तान के आम नागरिक पर भी इसका असर पड़ेगा? ये सारी बातें जनता के बीच बताने की जरूरत है। आज एलआईसी को 50,000 करोड़ का नुकसान सामने आ चुका है। एलआईसी में जमा पैसा आम आदमी का पैसा है। स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को कितना नुकसान पहुंचा है, अभी इसके पूरे आंकड़े सामने आने बाकी हैं। स्टेट बैंक के अंदर भारत के उन नागरिकों का जो बड़ी तादाद में सरकारी कर्मचारी हैं, पैसा जमा है, उनकी जमा पूंजी को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या पोजीशन है, कितना नुकसान उसको पहुंच रहा है, ये सब जनता के सामने रखने की जरूरत है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौतम अडानी के कच्चे चिट्ठे को सामने नहीं रखना चाहेगी। सारा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि आज सारी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते क्या हैं। अडानी का साम्राज्य अचानक इतना कैसे बढ़ा,
इसके पीछे सरकार का क्या हाथ है, नरेंद्र मोदी का कितना हाथ है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस सच्चाई को सामने रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, इसलिए कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कि वो जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाए कि आज गरीबी, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे जितने भी मुद्दे हैं उनके पीछे कहीं न कहीं कुछ अपनी पसंद के पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का सरकार का मंसूबा था और उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी। और आज गौतम अडानी का जो नुकसान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सामने आ रहा है, बल्कि ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हिंडनबर्ग के जरिए गौतम अडानी की सच्चाई सामने आने के बाद की स्थिति क्या है, ये सारे हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी इस विषय पर बोलते रहे, अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। मैं चाहूंगा कि वो अपने अधिवेशन के मंच से भी इस बात को सामने रखें। आइए सुनते हैं पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने इस विषय पर क्या कहा। पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। इस बात के लिए राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने पार्लियामेंट में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले ही इस मुद्दे को उठाकर सबका ध्यान आकर्षित किया था, सरकार को चेताने की कोशिश की थी। और आज जो कुछ उन्होंने कहा वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आ गया। सारे हिंदुस्तान ने जान लिया कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जो बोल रहे थे वो कितना सही था। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी आज अगर अधिवेशन में बोलते हैं तो नेशनल मीडिया उनकी इस बात को बहुत ज्यादा सामने नहीं रखेगा। चाहे अखबारात की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, ये आज बहुत हद तक सरकार के पक्षधर है। जो कुछ सरकार कहती है उसे प्रमुखता से सामने रखा जाता है और सरकार के खिलाफ जाने वाली अगर कोई भी बात किसी भी मंच से कही जा रही है तो उसको वो अहमियत नहीं दी जाती। जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है उसमें भी बड़े पैमाने पर सरकार के लोगों का अमल दखल है, लेकिन बात मायूसी की नहीं है। हमारे सामने रेशमी रुमाल तहरीक मौजूद है, उसकी मिसाल मौजूद है। वो अंग्रेजों का दौर था जब तमाम ज़राए बलाग, तमाम मीडिया अंग्रेजों के हाथ में था। उस वक्त भी तहरीक रेशमी रुमाल ने घर घर तक इस सच्चाई को पहुंचाया कि हर हिंदुस्तानी के लिए आजादी कितनी जरूरी है। वो तहरीक रेशमी रुमाल थी, हर आदमी के जरिए, हर हिंदुस्तानी के जरिए इस तहरीक को आगे बढ़ाने की मुहिम। आज बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाएं, हर दरवाजे तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि जनता का कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है, भारत को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और इसका देश के आने वाले हालात पर क्या असर पड़ेगा। अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने में हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो रोल है वो तारीख के सुनहरी औराक में दर्ज है। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भी बल्कि तक़सीम वतन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता था। ये एक फिरका परस्तों की सियासी साजिश थी। मैं मानता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के आह्वान का, उनकी तकरीर का बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान में रह जाने का। उस वक्त जब हिंदुस्तान का मुसलमान तजब्दुब में था कि वह हिंदुस्तान रहे या पाकिस्तान चला जाए, तब उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से तकरीर करते हुए मुसलमानों से कहा था कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पर भरोसा रखो,
हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर भरोसा रखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भरोसा रखो, हिंदुस्तान के हिंदुओं पर भरोसा रखो। और हिंदुस्तान के मुसलमान ने उन पर भरोसा किया, पंडित नेहरू पर भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, हिंदुस्तान के हिंदू पर भरोसा किया। आज ये भरोसा क्यों कमजोर हो गया? सिर्फ यही एक मौका नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में वीर अब्दुल हमीद ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान का नजरिया क्या है, उसकी देशभक्ति का पैमाना क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। अजीम प्रेमजी ने हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना अहम रोल अदा किया। अलग अलग तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हर कदम पर हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में अपना अहम रोल अदा किया है। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाने में अहम रोल अदा किया है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान भी और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म भी बहुत हद तक खतरे में नजर आता है। इस विषय पे चर्चा होना चाहिए। आखिर क्यों हुआ? 2004 से 2014 तक मरकज में कांग्रेस की सरकार थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हिंदुस्तान के इक्तिसादी हालात बहुत बेहतर थे। आर्थिक स्थिति आज से बहुत बेहतर थी। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म आज से बहुत बेहतर स्थिति में था। हिंदुस्तान में मुसलमान आज से बहुत बेहतर स्थिति में था। फिर यह बदलाव क्यों आया? क्या कहीं पार्टी से भी कोई चूक हुई? आज इस मंच पर आत्ममंथन की जरूरत है कि जहां सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में बहुत मजबूत रही, बहुत बेहतर रही, वहीं क्या पार्टी अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हुई? और आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, पूरे देश को एक मजबूत विपक्ष, एक सेकुलर सरकार न होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस विषय पर आत्ममंथन की जरूरत है, गहरे चिंतन की जरूरत है। इसलिए कि अगर इन सच्चाइयों को गिरेबान में झांक कर समझ लिया गया तो कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी, सेकुलरिज्म भी मजबूत होगा। तीसरी बात जो मैंने कही, संविधान की सुरक्षा। आज जिस तरह देश भर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये इंतहाई चिंताजनक है, अफसोसनाक है। हरिद्वार में दिसंबर 2021 में जिस तरह खुले मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहरसानी की गई, वो सबके सामने है। म्यांमार की तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों का सफाया करने की बात कही गई। आजाद हैं वो लोग। संविधान में ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो कानून से बालातर नहीं थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, मुसलमानों के खिलाफ जहरसानी की गई। और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि साफ तौर पर यह कहा गया कि देश से ऊपर धर्म है, धर्म के बिना देश क्या। सुने ये नारे क्या थे? संविधान की धज्जियां उड़ाने में सिर्फ हिंदू ही नहीं है। पंजाब में अमृतपाल सिंह साफ तौर पर यह कहते हैं कि पंजाब एक अलग देश है। भारत की परिभाषा को मैं नहीं समझता। आजादी के पहले हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य एक आजाद हैसियत रखते थे। इसी तरह पंजाब एक आजाद मुल्क है। ये फिर एक खालिस्तान की तहरीक यानी हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ने खुले मंच से कहा कि वो 100 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ 15 मिनट के लिए पुलिस को हमारे दरमियान से हटा लीजिए, हम बता देंगे कि किसकी ताकत क्या है। इस जैसे जुमले चाहे वो अकबरुद्दीन के हों, चाहे अमृतपाल सिंह के हों, चाहे धर्म संसद में दिए गए बयानात हों, ये सब के सब संविधान के खिलाफ हैं। इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि इस तरह की भाषा बोलने वालों को उनके कैफरे किरदार तक, उनके अंजाम तक
पहुंचाया जाएगा, तभी संविधान बचेगा। वरना गली कूचे में हर जगह संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी। मैं कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस के मेंबरान से, जिम्मेदारान से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने तमाम तरह एजेंडों में इन 3 बातों को भी शामिल करें। मैं अपने इन्हीं चंद लफ्जों के साथ इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।